हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और हम अपना चलिए चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा कृषि। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी कि किस तरह से जो जीते हुए प्रदेश थे उन प्रदेशों में जिन पर मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार था, उन प्रदेशों में किस तरह से जो है अर्थव्यवस्था, हमने जो ये कई टॉपिक इकट्ठे ले लिए थे कि हम धीरे धीरे जो है वन बाय वन इन पर चर्चा करेंगे। और यानी कि कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो कृषि पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो नए नए विजित क्षेत्र थे उन पर बसे जो लोग थे उनका जो है मुख्य व्यवसाय कृषि था। और ज़मीन के जो मालिक थे वो छोटे और बड़े किसान दोनों ही थे। कहीं 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 जो राज्य भी मतलब राज्य का भी सीधा जो अधिकार था वो ज़मीनों पर था। शासन का मतलब सीधा अधिकार भी था ज़मीनों पर। उसके बाद हमने किया था कि इराक व ईरान में जो जीती हुई जो काफ़ी भूमि थी वो बड़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी और जो किसान थे उन पर खेती करते थे। ठीक है। और लास्ट तक आते आते हमने ये कर लिया था कि गैर जो मुसलमान थे वो क्या था कि कर देने के उद्देश्य से उन्होंने मुसलमान बनना मतलब स्वीकार कर लिया कि आपको बताया था मैंने कि जजिया नामक कर उनको देना पड़ता था, जिससे वो मतलब इन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है मुस्लिम बनना स्वीकार कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि टैक्स में नुकसान होने लगा, जो साम्राज्य था उसको टैक्स में नुकसान होने लगा। और जो शरीफा ने क्या किया कि जो शरीफा जो मतलब टैक्स आदि का निर्धारण करते थे, तो उसने क्या किया कि एक समान टैक्स की नीति अपना ली, यानी कर सभी पर एक समान लागू कर दिया, चाहे वो मुस्लिम है या चाहे वो किसी अन्य धर्म से संबंध रखता हो। इसके बाद देखिए, अब वन बाय वन मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, जो राज्य में बहुत से क्षेत्रों में खास करके नील घाटी में सिंचाई के लिए बांध और नहर कुएं का निर्माण कराया गया। देखिए, तो क्या होने लगा कि अब जिन क्षेत्रों पर जो राज्य का कब्जा था, क्षेत्रों में खासकर नील घाटी में सिंचाई के लिए बांध, नहर, कुएं का निर्माण करवाया। देखिए, उस समय के शासकों ने जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये सब काम किए। नेक्स्ट देखिए, राज्य ने उन्हें खेती में रियायत दी जो पहली बार ज़मीन को खेती के काम में लाते थे। इससे क्या है कि ज़मीन जो थी खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। यानी कि देखिए, समझाती हूँ मैं आपको कि जिन ऐसे क्षेत्र थे जो बंजर क्षेत्र थे या जहाँ तक जो है सिंचाई का प्रबंध नहीं था, और उन क्षेत्रों में जो जंगल थे बहुत ज़्यादा, जिनको काट करके जो है कड़ी मेहनत के द्वारा किसान ने उसे खेती योग्य बनाया था। तो जिस वर्ष वो ज़मीन किसान को खेती करने के लिए दी जाती थी, तो उस वर्ष कड़ी मेहनत उस पर मतलब उसे खेती योग्य बनाने के लिए करनी पड़ती थी। तो उस वक्त क्या करते थे ये शासक, उन लोगों को जो है कुछ रियायतें यानी कि कुछ छूट दे देते थे करों में, ताकि मतलब उन पर दबाव भी ना बने और जो ज़मीन है वो खेती योग्य बन करके इससे खेती योग्य भूमि का जो है विस्तार हो सके। देखिए, नई फसल कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैंगन, इनकी खेती की गई और जो है इनका निर्यात भी किया जाने लगा यूरोप के अन्य देशों में। तो इसके बाद देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शहरीकरण। अब देखिए, अभी तो हमने जो है कृषि के बारे में पढ़ा था, और कृषि के साथ साथ जो आसपास जो क्षेत्र बसे थे, जो शहर बसे थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे शहरों की संख्या तेज़ी से बढ़ी, वैसे ही इस्लामी सभ्यता भी फूली फली। क्योंकि साम्राज्य पर इस्लामी शासक का अधिकार था, तो अपने अंडर वो जो भी उसके अधीन जो भी सभ्यता फली फूली, उसमें मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत तेज़ी से होने लगा। नए शहरों की स्थापना हुई, उनका उद्देश्य अरब सैनिकों का झुंड बसाना था। यानी जो ये नए शहर बसे थे, इनमें जो मकसद क्या था कि जो अरब सैनिक कौन थे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे,
तो इन लोगों का जो झुंड बसाना था, यानी कि यहाँ पर सैनिक शक्ति को बढ़ाना था, फौजी शहर स्थापित करना चाहते थे ये। तो जैसे देखिए मिस्र है, कूफा है, बसरा है या फुस्तान आदि जो ऐसे शहर बसे जो कि फौजी शहरों के नाम से जाने गए। अब देखिए बगदाद की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख तक पहुंच गई थी। तो देखिए दमिश्क, इस्फहान, समरकंद जैसे शहरों का विकास हुआ। आसपास जो ये शहर थे, जैसे दमिश्क शहर था या मतलब समरकंद जैसे या इस्फहान जो शहर थे, इनका जो है धीरे धीरे विकास होने लगा। ये क्षेत्र जो है विकसित होने लगे, फलने फूलने लगे और एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा और कारोबार बढ़ा। देखिए एक शहर दूसरे शहर से कैसे जुड़ा, यानी कि व्यापार आदि के माध्यम से या लेन देन के माध्यम से या धार्मिक कारण से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक या एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों का आना जाना होता था, जिसके कारण जो है ये शहर आपस में एक दूसरे से जुड़े और कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। आगे देखते हैं जो हमारा शहर, जो उस समय के जो शहर थे उनके जो केंद्र में जो है भवन समूह थे, यानी कि मुख्य जो केंद्र थे शहर के वो क्या थे। तो देखिए शहरों में मुख्यतः 2 ऐसे केंद्र थे। एक तो मस्जिद होती थी जहाँ पर लोग जो है सामूहिक नमाज पढ़ते थे और एक होती थी मंडी। और इस समय जो मंडी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसके बारे में हम 1 बाय 1 पॉइंट्स में पढ़ते हैं। तो देखिए मंडी किस लिए, मतलब उस समय ये जो क्षेत्र था इसलिए क्यों ये मतलब अधिक महत्वपूर्ण था। ये देखिए मंडी में क्या होता था, दुकानों की कतार होती थी, यानी कि लाइनों में जो दुकानें होती थी वो बनी होती थी और वहाँ पर जो है व्यापारियों का आवास भी होता था, यानी जो व्यापारी थे जो दूर दूर क्षेत्रों में व्यापार करने जाते थे उनका घर भी वहीं पर होता था, कार्यालय भी वहीं पर होता था और शहर प्रशासक तथा विद्वानों के घर भी वहीं पर होते थे। यानी कि जो शहरों की देखरेख करते थे या जो शहरों में जो शांति व्यवस्था स्थापित करना या उनका रख रखाव करना, तो वो प्रशासक और जो विद्वान जन होते थे उनके घर भी वहीं पर होते थे। तो सामान्यतः नागरिक और सैनिकों के जो क्वार्टर थे बाहरी घेरे में होते थे, यानी कि इन क्षेत्रों से अलग जो है बाहर की ओर होते थे। प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर और सीनेनोग से मतलब है सभा स्थल, यानी कि सभा जब करने में जिस जगह का इस्तेमाल किया जाता था, यानी सभा बुलाई जाती थी जिन स्थानों पर उनको सीनेनोग कहा जाता था। और जो है विशाल स्नानागार वगैरह होते थे जिनको ये हमाम कहते थे। तो ये सभी स्थल जो हैं इन क्षेत्रों में मंडी में ये शामिल होते थे। तो इस प्रकार जो ये मंडियाँ होती थी उस समय जो है शहर के केंद्र बिंदु में आती थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट होते थे ये स्थल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।